हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वह है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, और उसका आज पार्ट 1 है दोस्तों। तो इनके क्वेश्चन आज कंप्यूटर एग्जाम पूछ जाते हैं दोस्तों, इसलिए इनके बारे में जानकारी लेना हमें जरूरी है। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वह है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, कि जो भारतीय राज्य हैं उनके प्रति क्या ब्रिटिश नीति थी, है ना। तो जो भारत देश था दोस्तों वह पहले समृद्धशाली था। क्या था? समृद्धशाली था। और भारत की जो समृद्धि है, और जो भारत की जो संस्कृति है दोस्तों, उसका विश्व में प्रचार हो चुका था। क्या हो चुका था? विश्व में प्रचार हो चुका था दोस्तों। और भारत को पहले दोस्तों सोने की चिड़िया कहते थे। क्या कहते थे? भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और विश्व का आध्यात्मिक गुरु भी कहते थे। क्या कहते थे? विश्व का आध्यात्मिक गुरु भी भारत को कहते थे दोस्तों। तो भारत समृद्धशाली था। भारत की समृद्धि और संस्कृति का विश्व में प्रचार हो चुका था दोस्तों। और इसे सोने की चिड़िया कहते थे और विश्व का आध्यात्मिक गुरु भी कहते थे दोस्तों। और रोम और पश्चिम एशिया से दोस्तों भारत के संबंध थे। कौन से संबंध? व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों उस टाइम दोस्तों रोम और पश्चिम एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध थे। और उस टाइम दोस्तों यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, मतलब उद्योग बन रहे थे, औद्योगिक बढ़ोतरी हो रही थी ना। तो समझ में आ गया। उस टाइम दोस्तों यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। और 1707 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब जो थे उनकी 1707 में मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों जो मुगल सूबेदार थे दोस्तों, और जो जमींदार थे वह क्या हो गए? वह दोनों स्वतंत्र हो गए। इसलिए कब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों दोनों मुगल सूबेदार और जमींदार दोनों स्वतंत्र हो गए। आगे दोस्तों अंग्रेज व्यापारी कंपनी दोस्तों भारत, कब दोस्तों? जो अंग्रेज व्यापारी कंपनी थी वह भारत में 18वीं सदी के अंत में आई थी। कब आई थी? अंग्रेज व्यापारी कंपनी दोस्तों भारत में 18वीं सदी के अंत में आई थी। तो समझ में आ गया। तो ये थी हमारी जानकारी। तो ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे दोस्तों 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी दोस्तों, है ना। तो मुगलों की, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में दोस्तों मुगलों की स्थिति कैसी थी, है ना। तो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से दोस्तों जो मुगल साम्राज्य था वह समाप्त हो रहा था। क्या हो रहा था? जो मुगल साम्राज्य है वह समाप्त हो रहा था। और 1757 तक बहादुर शाह नाम मात्र का सम्राट था। 1757 ईस्वी तक दोस्तों जो बहादुर शाह जफर था वह एक नाम मात्र का शासक था, है ना। तो समझ में आ गया कि मुगल की स्थिति कैसी थी, कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण से और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया है। और 1857 तक जो बहादुर शाह था वह एक नाम मात्र का सम्राट था। क्या था? एक नाम मात्र का सम्राट था। अब मराठों की स्थिति कैसी थी?
मराठों की स्थिति कैसी थी। तो 18वीं सदी में मराठों ने पेशवा के रूप में अपनी साम्राज्य की शक्ति का विस्तार किया। क्या किया? अपनी शक्ति का विस्तार किया। किससे? 18वीं सदी में मराठों ने पेशवा के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया दोस्तों। जिससे जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों, वह 14 जनवरी 1761 में हुआ। कब हुआ? पानीपत का युद्ध दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध वह 14 जनवरी 1761 में हुआ। जिसमें किसके बीच में हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठा जिसमें पराजित हुए और अहमद शाह जिसमें जीत गया। कौन हारा? मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया, है ना। तो ये थी हमारे मराठों की स्थिति कि 18वीं शताब्दी में मराठों ने पेशवा के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें मराठा पराजित हुए और अहमद शाह जीत गए। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी दोस्तों मराठों की स्थिति कैसी थी 18वीं शताब्दी में, और मुगलों की भी स्थिति कैसी थी 18वीं शताब्दी में, वो भी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अवध राज्य की 18वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी, है ना। तो 1728 में दोस्तों जो अवध है, अवध का सूबेदार सादत खां बना। कौन बना? अवध का सूबेदार दोस्तों सादत खां बना। उसने वह मुगलों से स्वतंत्र होकर अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? सादत खां ने मुगलों से स्वतंत्र होकर और अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर सूबेदार सादत खां की मृत्यु के बाद उसका जो भतीजा था सफदरजंग, वह नवाब बना। क्या बना? नवाब बना। कौन? सफदरजंग। ये कौन था? यह सूबेदार सादत खां का भतीजा था। वह सूबेदार सादत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग नवाब बना अवध का। फिर सफदरजंग की मृत्यु के बाद दोस्तों उसका जो पुत्र था सुजाउद्दौला नवाब बना। क्या बना? सुजाउद्दौला दोस्तों नवाब बना। फिर दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें किस के बीच? सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसमें सुजाउद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेज जीत गए। क्या हुआ? सुजाउद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेज दोस्तों जीत गए। जिससे हुआ यह कि सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद की संधि स्वीकार कर ली। क्या कर ली? इलाहाबाद की संधि स्वीकार कर ली। फिर दोस्तों जो अवध था वह अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन गया। क्या बन गया? आश्रित राज्य बन गया दोस्तों अवध अंग्रेजों का। फिर दोस्तों 1801 ईस्वी में वेलजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली सुजाउद्दौला ने। वेलजली और सुजाउद्दौला के बीच दोस्तों सहायक संधि हुई 1801 ईस्वी में। फिर 1856 ईस्वी में दोस्तों अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। किसमें? ब्रिटिश राज्य में मिला लिया दोस्तों अवध को 1856 ईस्वी में। तो समझ में आ गया कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य की क्या स्थिति थी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। 1728 में अवध सूबेदार बना सादत खां, उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर उसका भतीजा सफदरजंग नवाब बना। फिर उसके बाद उसका पुत्र सुजाउद्दौला नवाब बना। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। सुजाउद्दौला पराजित हुआ, अंग्रेज जीत गए। फिर सुजाउद्दौला इलाहाबाद की संधि स्वीकार कर ली। अवध अंग्रेजों का आश्रित राज्य बन गया
और वेला जिले की सहायक संधि स्वीकार कर ली। फिर 1855 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया दोस्तों अवध को। तो ये थी हमारी 18वीं शताब्दी में अवध की स्थिति, जो कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे दोस्तों बंगाल की 18वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी दोस्तों। तो जो बंगाल था वह मुगलों का दोस्तों समृद्ध और महत्वपूर्ण राज्य था। क्या था? समृद्ध और महत्वपूर्ण था मुगलों का। कौन? बंगाल। फिर दोस्तों मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? मुर्शिद कुली खान ने दोस्तों एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई 1727 में। कब? 1727 ईस्वी में दोस्तों मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। फिर मुर्शिद कुली खान का दामाद शुजाउद्दीन सूबेदार बनता है, मतलब कि नवाब बनता है शुजाउद्दीन। फिर दोस्तों शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर सरफराज खान नवाब बनता है। कौन बनता है? सरफराज खान दोस्तों नवाब बनता है। फिर एक दिन दोस्तों सरफराज खान के एक अधिकारी का नाम है अलवर्दी खान। सरफराज के एक अधिकारी अलवर्दी खान ने सरफराज को दोस्तों हरा दिया और हरा कर अपने आप को नवाब घोषित कर लिया। क्या कर दिया? कैसे कि सरफराज के अधिकारी अलवर्दी खान ने सरफराज को हरा दिया और फिर वह अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। फिर दोस्तों अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। फिर अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है। कौन बनता है? सिराजुद्दौला नवाब बनता है। फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय होते हैं और सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है दोस्तों और अंग्रेज विजय हो जाते हैं। फिर यहीं से मतलब बंगाल से दोस्तों अंग्रेजों की सत्ता में बढ़ोतरी होती जाती है, सत्ता बढ़ती जाती है उनकी। तो समझ में आ गया कि 18वीं शताब्दी में बंगाल की स्थिति कैसी थी। मुगलों का समृद्ध और महत्वपूर्ण था और मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसका दामाद शुजाउद्दीन सूबेदार बना। फिर उसकी मृत्यु के बाद सरफराज खान नवाब बना। फिर उसके खान अलवर्दी खान, फिर सरफराज खान का अधिकारी अलवर्दी खान नवाब बना। फिर सिराजुद्दौला नवाब बना। फिर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और सिराजुद्दौला पराजित हुआ। फिर यहीं से बंगाल से अंग्रेजों की सत्ता में बढ़ोतरी होती चली गई। तो दोस्तों ये थी हमारी बंगाल की स्थिति कि 18वीं शताब्दी में बंगाल की स्थिति कैसी थी, जो कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आ गए दोस्तों मैसूर राज्य कि मैसूर राज्य की 18वीं शताब्दी में कैसी स्थिति थी। तो 1761 ईस्वी में दोस्तों हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर प्रभाव स्थापित कर लिया। इसकी सत्ता पर मैसूर राज्य की सत्ता पर प्रभाव स्थापित कर लिया दोस्तों हैदर अली ने 1761 ईस्वी में। फिर 1766 ईस्वी में दोस्तों हैदर अली राजा बन गया। क्या बन गया? वहां का शासक बन गया। कहाँ का? मैसूर राज्य का शासक बन गया दोस्तों हैदर अली 1766 में। फिर हैदर अली की मृत्यु के बाद दोस्तों मैसूर का शासक बना टीपू सुल्तान। कौन राजा बना? टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का राजा बना हैदर अली की मृत्यु के बाद। समझ में आ गया। और फिर एक बात हो यहाँ दोस्तों, हैदर अली और जो टीपू सुल्तान था, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने अंग्रेजों से खूब संघर्ष किया था, खूब लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये थी हमारी मैसूर राज्य की स्थिति। अब है जाट राज्य।
जाट राज्य की क्या स्थिति थी? तो दोस्तों जाट राज्य था भरतपुर। कौन सा था? भरतपुर, जो कि राजस्थान में है ना। वह क्या था? जाट राज्य था। जाट राज्य का मतलब कि भरतपुर का प्रथम शासक था बदन सिंह। कौन था? बदन सिंह प्रथम शासक था। फिर बदन सिंह की मृत्यु के बाद सूरजमल भरतपुर का शासक बना, मतलब कि जाट राज्यों का शासक बना, जाट राज्य का। तो ये थी हमारे जाट राज्य भरतपुर की स्थिति। कैसी थी? 18वीं शताब्दी में। और मैसूर की स्थिति कैसी थी? 1761 में हैदर अली ने सत्ता पर प्रभाव स्थापित कर लिया। 1764 में राजा बना, मृत्यु टीपू सुल्तान राजा बना। फिर जाट राज्य बदन सिंह प्रथम शासक था, मृत्यु होने के बाद सूरजमल राजा बना, जाट राज्य था भरतपुर। तो ये थी हमारी मैसूर राज्य और जाट राज्य भरतपुर की क्या स्थिति थी 18वीं शताब्दी में दोस्तों। आगे दोस्तों सिख राज्य। सिख राज्य की क्या स्थिति थी? सिख राज्य था पंजाब। कौन था? पंजाब था सिख राज्य। तो दोस्तों सिख सरदारों ने, जो सिख सरदार थे, उन्होंने पंजाब को 12 मिसलों में बांट दिया। कितने मिसलों में? 12 मिसलों में बांट दिया। फिर एक बार दोस्तों रणजीत सिंह ने उन 12 मिसलों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की स्थापना की? स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उन 12 मिसलों को मिलाकर, जो कि पहले सिख सरदारों ने पंजाब को 12 मिसलों में बांट रखा था, उनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो समझ में आ गया कि सिख राज्य मतलब कि पंजाब की 18वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी। अब राजपूत राज्य। राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य जब कमजोर हो रहा था दोस्तों, तब कुछ राजपूत राज्यों ने स्वतंत्र होने के प्रयास किए। क्या किए? स्वतंत्र होने के प्रयास किए। किन्होंने? राजपूत राज्यों ने। जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तब राजपूत राज्यों ने स्वतंत्र होने के प्रयास किए थे। अब रुहेलखंड। रुहेलखंड में जब दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो जब मुगलों के साथ नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दोस्तों, तब अली मोहम्मद खान ने उसका फायदा उठाया, उसका लाभ उठाया और रुहेलखंड में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली। स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित कर ली। कहाँ? रुहेलखंड में। समझ में आ गई दोस्तों। और फिर राजधानी आंदला बरेली को बनाया। किसने? अली मोहम्मद खान ने दोस्तों राजधानी आंदला बरेली को बनाया। तो समझ में आ गया कि रुहेलखंड की 18वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तब उसका फायदा उठाया अली मोहम्मद खान ने और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली रुहेलखंड में, राजधानी आंदला बरेली को बनाया। तो दोस्तों समझ में आ गया सिख राज्यों की क्या स्थिति थी, राजपूत राज्यों की क्या स्थिति थी और रुहेलखंड राज्य की क्या स्थिति थी 18वीं शताब्दी में दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और हमने देखा अलग अलग राज्यों की 18वीं शताब्दी में क्या स्थिति थी, है ना, जो कि आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं ब्रिटिश सत्ता की भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।